तो एससीओ में मोदी की दमदार मौजूदगी, जोरदार उनका इस्तकबाल किया गया। लगातार वो राब्ते में है आलमी ताकतों के, खासतौर से चाइना इसकी क़यादत करता है एससीओ की। तो चाइना के प्रेसिडेंट के साथ उनकी बहुत शानदार बैठक रही है, बहुत कामयाब बैठक रही है। बहुत सारे मुद्दों पर और भी बात हो रही है, दहशतगर्दी के अलावा भी, और इन्वेस्टमेंट को लेकर भी बहुत आ रही है बात हो रही है। बैंक ऑफ चाइना हिंदुस्तान में किस तरह से आगे आए, उसको लेकर भी काफी दिनों से जो मामला था उस पर भी यहां पर चर्चा हो रही है। तो अब हम देख सकते हैं कि मोदी युग 2.0 जिसको हम कहते हैं, मोदी दौर 2, इसमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। और पड़ोसी चीन के साथ भी ताल्लुकात में, क्योंकि हमारा एक पड़ोसी अगर पाकिस्तान है तो एक और बड़ा पड़ोसी चीन है, उसके साथ हम कैसे ताल्लुकात को बेहतर बनाए रखें, कैसे एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करें, क्योंकि दोनों ताकतवर हैं, दोनों के पास टेक्नोलॉजी है, लोगों की बहुत बड़ी ताकत है, दोनों के पास बड़ी जनसंख्या है, उसका हम दोनों कैसे इस्तेमाल करें, इस पर भी बातचीत हो रही है। मैं एक बार फिर आना चाहूंगा जेके त्रिपाठी साहब के पास, साबिक एम्बेसडर रहे हैं आप। सर, अगर हम देखें तो अगर एससीओ का ये जो प्रोग्राम है वो भारत और चीन के रिश्तों के हवाले से अगर हम बात करें तो कितनी मजबूती लेकर आएगा, अगर हम इस दौर की बात करें, वजीर आजम की गर्मजोशी की बात करें और बातों की बात करें? देखिए, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो भारत को चीन के साथ सहयोग करने के लिए एक और अच्छा मौका देता है, दोनों देशों को आपस में सहयोग करने के लिए। आप देखिए आजकल जो पॉलिटिक्स कैसी है कि अमेरिका की चीन से ठनी हुई है, और इस हालत में अमेरिका और चीन दोनों चाहेंगे, हमारे लिए बड़ा मुफीद वक्त हो कि अमेरिका और चीन दोनों चाहेंगे कि उनको एक बड़ा बाजार मिले, और हिंदुस्तान से बड़ा बाजार उन्हें नहीं मिल सकता, हिंदुस्तान से बड़ी इकॉनमी उन्हें एशिया में नहीं मिल सकती चीन के अलावा। इसलिए दोनों के ही हक में होगा कि दोनों हिंदुस्तान को अपनी ओर झुकाने की कोशिश करें, और ऐसे हालत में हमको इस हालत का भरपूर फायदा उठाना चाहिए। और चीन के साथ हमें कई ऐसी चीजें करनी चाहिए, कई ऐसे समझौते भी करने चाहिए, कई ऐसे प्रयास भी करने चाहिए जिससे कि हम लोग एक दूसरे के नजदीक आ सके। डोकलाम विवाद एक तरफ, लेकिन आप देखिए कई चीजें हो सकती हैं दोनों देशों के बीच में। व्यापार एक चीज देखिए, अमेरिका उससे पर्यावरण समिट से हट गया है, लेकिन अब चीन और भारत जो है ऐसे दो देश हैं जो कि इसमें आगे आ सकते हैं, इसकी लीडरशिप कर सकते हैं। ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं हमारे लिए। और अब जबकि चीन ने मसूद अजहर का नाम पर विरोध करना बंद करके उसको आतंकवादी घोषित करने दिया, ये दिखाई पड़ रहा है कि चीन पाकिस्तान के साथ सिर्फ एक हद तक जा सकता है, क्योंकि चीन बहुत ही नहीं, तो ये सिर्फ इसलिए मुमकिन हो पाया है कि मोदी है तो मुमकिन है, जो जुमला चलता है। क्योंकि हम देखते हैं कि पिछले सरकार के ही पिछले दौर में और अब इस नए दौर में भी, तो हम पिछले दौर की कारकर्दगी को देखें तो बहुत सारी बेहतर चीजें हुई हैं चाइना के हवाले से। कुछ डोकलाम जैसी चीजें भी हुई, लेकिन अहमदाबाद जैसी अच्छी चीजें भी हुई हैं, उसके बेनिफिट आगे मिले हैं और बहुत सारे हो सकता है आगे मिले। तो ये दोनों देश अगर बहुत तेजी से साथ आते हैं, विश्वास के साथ, सबसे बड़ी बात है यकीन, जो कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कम था, खिंचाव सा था, विश्वास नहीं करते थे एक दूसरे पर, ये इधर बढ़ा है क्या? नहीं, बिल्कुल बढ़ा है। कि देखिए, डोकलाम की बात मैं कर रहा हूँ, आप बरतरफ रखिए, क्योंकि चीन की आदत रही है वो हर जगह टोह लेता है। पिछले 40 सालों में, जैसा कि ब्रिगेडियर साहब वो करेंगे, नाथू ला, जीप ला, इन सब जगहों पे चीन ने कोशिश की है घुसपैठ की देखने की, दिखाने की क्या हो सकता है, और चीन हर बार जान गया कि सन 62 की बात नहीं है वो स्थिति। और अब तो जब से ये हुकूमत आई 2014 से, तब से तो हालात और बदले हुए। हाँ, अब वो हालात नहीं रहे, हालात और बदले हैं, और अब चीन भी जानता है कि अब वो आइसोलेशन में काम नहीं कर सकता। पाकिस्तान की उपयोगिता की जहां तक बात है, आप ये जान लीजिए, 100% जान लीजिए कि चीन पाकिस्तान को एक टूल के तौर पे देखता है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और धीरे धीरे पाकिस्तान के इस्तेमाल की ताकत जो है, पाकिस्तान की अपनी यूटिलिटी खत्म होती जा रही है, और ये चीन भी जान गया है। तो इस हिसाब से आप देखें, अभी कुछ दिन पहले कहीं मैंने पढ़ा था कि चीन के राजदूत से पाकिस्तान के एक मंत्री ने कहा कि हमें ट्रेड बढ़ाना चाहिए, हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहिए। तो चीन के राजदूत ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन आप बताइए आप क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं हमें?
हमें तो सारा कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप हमें क्या दे सकते हैं? तो चीन धीरे धीरे ये चीज समझ रहा है कि चीन के लिए पाकिस्तान से वहां उसकी जमीन का इस्तेमाल अड्डे बनाने के लिए अपने बस वहां तक ही है, रेल लाइन बिछाकर आगे के लिए कारोबार बढ़ाओ, ताकि अपना पैसा उसको भी जो भी कर्जा दिया है उस पे भी इंटरेस्ट के सूद के तौर पे काफी और आगे बढ़ने का मौका मिले, वहां से हम निकल सकें आगे। रास्ता बनाने के लिए पाकिस्तान की जरूरत है, लेकिन हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात कुछ और है। मेरे साथ बड़ी खुशनसीबी है कि मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव साहब भी आ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा श्रीवास्तव साहब, अगर हम इस समिट की बात करें, एससीओ की, कितनी उम्मीद आप देखते हैं? क्योंकि ये दोनों, ये उसके तमाम सदस्य मुल्कों के बीच में न सिर्फ इकोनॉमिक सहयोग बढ़ाने के लिहाज से भी है, बल्कि सैन्य सहयोग एक दूसरे के साथ उसके अदला बदली तबादले के लिहाज से भी है। कैसे आप देखते हैं वजीर आजम की गर्मजोशी वहां पर और दो बड़ी ताकतों के जो सरबराह हैं उनके साथ बातचीत उनकी? देखो, इसको इस प्रकार से देखना पड़ेगा। एक तो 2-3 मुद्दे हैं जो कि एससीओ के अंदर बहुत बारीकी से डिस्कस होंगे। एक तो है ये इंटरनेशनल टेररिज्म, जिसके ऊपर अभी भारत ने काफी साफ कर दिया है कि भाई टेररिज्म की कोई बाउंड्री नहीं है और जो टेररिज्म का कोई धर्म नहीं है। और कहीं ना कहीं ये इशारा बिना बताए पाकिस्तान की तरफ किया है कि भाई जब तक पाकिस्तान टेररिज्म का बढ़ावा देता रहेगा तो इस इलाके में शांति नहीं होगी। दूसरी बात है ट्रेड पे। ट्रेड के अंदर जैसे अभी अमेरिका ने काफी रिस्ट्रिक्शन लगा दी हैं, चाहे वो चीन के ऊपर है, चाहे वो रशिया के ऊपर है, कहीं तक वो इंडिया के ऊपर भी है। तो वहां पर कहीं ना कहीं इंडिया और चीन और रशिया आपस में मिले हुए हैं, क्योंकि इसमें मिलने से आप अमेरिका के साथ इकट्ठे खड़े हो सकते हो। तो ये दो बातें हैं, ये बहुत अहमियत से करी जाएंगी। पर एक उसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक ये ऐसा फोरम है जहां पर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी साहब, वो मिल पाएंगे वर्ल्ड लीडर से। जैसे रशिया है, उसके व्लादिमीर पुतिन से बात हुई है, उसके बाद शी जिनपिंग है जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं, उनसे बायलैटरल बातें भी हुई हैं साइड लाइन में। और यह भी बताया गया शी जिनपिंग को बड़े साफ सुथरे शब्दों में कि आप किसी न किसी तरीके से जो पाकिस्तान को संभालें, समझाएं, आप उसके बिग ब्रदर हैं। क्योंकि जब तक वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद नहीं करेगा, भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करेगा, टेररिज्म और टॉक्स दोनों नहीं जा सकती। ये एक साफ सुथरा मैसेज आज की तारीख में उसको मिल गया है। और चाइना की तरफ से भी पाकिस्तान किसी न किसी वजह से यह चाहता है कि भारत पाकिस्तान से बात करे और उसको एक रिस्पेक्टेबिलिटी मिल जाए वर्ल्ड के अंदर। क्योंकि आज की हालात ऐसी है कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने उसको ग्रे लिस्ट पे डाला हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग। अब उसमें उसकी कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। अगस्त में और सितंबर में दोबारा उसको रिव्यू होगा, उसके चांसेस हैं उसको ग्रे से ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। हो सकता है जैसे नॉर्थ कोरिया और ईरान है, उसके बाद ना IMF लोन दे पाएगा, ना वर्ल्ड बैंक दे पाएगा। जो इकोनॉमी आज पाकिस्तान की है कि उसके पास $94 बिलियन का कर्जा है, $4 बिलियन तो उसको हर साल इंटरेस्ट देना है। और उसके साथ साथ उसके पास $9 बिलियन जो उसके पास फॉरेन रिजर्व है, और जो कि 2 बिलियन का इंपोर्ट भी नहीं दे सकते। अफगानिस्तान से भी कम उसके फॉरेन रिजर्व है। उनकी जो GDP की ग्रोथ है 2.3 है, इन्फ्लेशन 10% बढ़ गया है। उसके बाद जो भी लास्ट 4-5 साल में उनकी जो इकोनॉमी है बहुत ही कमजोर हो गई है। ना ट्रेड बढ़ा है, एक्सपोर्ट उसके ऑलमोस्ट जीरो हो गए हैं, इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। तो आज पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत बुरी हालात में है। और अगर इस तादाद में वो टेररिज्म का साथ नहीं छोड़ेगा तो अपने आप को बर्बाद कर देगा। क्योंकि जो टेररिज्म है, जो वो भारत की तरफ या अफगानिस्तान की तरफ, यहां पर लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद और वहां पर हक्कानी ग्रुप और जो है तालिबान, इसी प्रकार से सुन्नी मिलिटेंट ईरान में, एक दिन टेररिज्म पाकिस्तान को खा जाएगा। पाकिस्तान को यह सोचना चाहिए ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भारत में भेजना बंद करें। और भारत उसको 2 कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार है अगर ये वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को छोड़ दे। मगर पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। आप देखो 4-5 महीने में देखिए कैसे हमने अपने पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया, अफगानिस्तान हो, चाइना हो, नेपाल हो, और भी तो पाकिस्तान के साथ भी किया जा सकता है, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज आए, स्पेशली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पटरी पर आए। और अब वो दौर नहीं रहा कि हम आपकी तमाम चीजों को झेल लेंगे और उसके बाद भी आपके साथ बने रहेंगे। इस बार जवाब दिया जाएगा, बार बार जवाब दिया जाएगा और आपको
दुनिया में भी अलग थलग करने की पूरी कोशिश जारी रखी जाएगी और हर प्लेटफॉर्म पर। मैं एक बार फिर गुलरेज शेख साहब के पास जाना चाहूंगा। ये जो तमाम मुल्क हैं, और पाकिस्तान ही बात नहीं, दहशतगर्दी तो आलमी सतह पर हो रही है और बहुत सारे ऐसी कंट्रीज हैं जो कि दहशतगर्दों को फरोग देती हैं, अपने अपने ढंग से पैसे देती हैं, हथियार देती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो आवाज है हर मंच पर गुलरेज शेख साहब इस रूप में जा रही है कि किसी भी किस्म की दहशतगर्दी और जो इसको प्रमोट कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, उनकी शिनाख्त हो और पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो। इसमें भारत का किरदार बड़ा होने जा रहा है। नहीं, डेफिनेटली होना है। और इस प्लेटफॉर्म पे एक और जो महत्वपूर्ण चीज का डिस्कशन होना लाजमी है और होगा भी सही, वो रहेगा ISIS का। क्योंकि जिस प्रकार से ISIS समाप्त हुआ है, अब जो वो लड़ाके थे और जो बच के भागे हैं, उनका सबसे ज्यादा खतरा यदि किसी को आता है तो रशिया को आता है, जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन में है। दूसरा आता है सेंट्रल एशियन कंट्रीज को, जिसमें खुद बिश्केक भी है, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो उधर भारत की से काफी इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए होगी क्योंकि भारत को अनुभव है टेररिज्म से लड़ने का। दूसरी एक महत्वपूर्ण घटना और भी हुई है जिस पर हम अभी तक बात नहीं करें, कि चीन के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वह इसी वर्ष में भारत आएंगे, और आएंगे वो इनफॉर्मल टॉक्स के लिए। आपको स्मरण होगा कि इसके पहले जब प्रधानमंत्री महोदय गए थे लगभग 2-2.5 वर्ष पहले चाइना, तो वहां काफी विपक्ष ने यहां हंगामा किया था कि प्रधानमंत्री कैसे इनफॉर्मल टॉक के लिए चाइना जा सकते हैं। अब वही चीज रेसिप्रोकेट कर रहे हैं चाइना के राष्ट्राध्यक्ष। तो ये एक बायलैटरल जो रिलेशनशिप डेवलप हुआ है बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरा, आज रात को एक और बैठक होगी माननीय प्रधानमंत्री महोदय की, वो होगी अशरफ घानी जी से, जो राष्ट्राध्यक्ष हैं अफगानिस्तान के। और अफगानिस्तान चूंकि पाकिस्तान के एंटी कंट्री है एक तरह से, और हमारा कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक उससे संबंध भी है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और भी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि अमेरिकन ट्रूप्स के विड्रॉल के बाद वहां पर हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कहीं पाकिस्तान बैक जो तालिबान है वो स्ट्रांग नहीं हो जाए। दूसरी, कल एक और जो प्रधानमंत्री जी की 1-to-1 टॉक होगी, वो होगी राष्ट्राध्यक्ष ईरान के साथ, क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस थे, वो कहीं ना कहीं ऑयल का विषय चल रहा है। देखिए, ईरान से जो हमारी दोस्ती है वो बड़ी पुरानी है, तो हमको उसको भी बड़े डिप्लोमेटिकली मैनेज करना है और हम करेंगे। और इस जो आज राष्ट्राध्यक्ष चाइना से जो बात हुई, उसमें बॉर्डर डिस्प्यूट्स की प्रधानमंत्री ने बात करी है, वो बड़े अच्छे फ्रेंडली वातावरण में की है। और यहां तक कि जो हमारा एक्सपोर्ट डिफिसिट है चाइना के साथ, उस पर भी कहीं ना कहीं कमी करने के लिए वो माने हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो एग्रो प्रोडक्ट्स हैं भारत के, जो चाइना एक्सपोर्ट होते हैं, उस पर ढिलाई देंगे ताकि यहां से एक्सपोर्ट एग्रो प्रोडक्ट का बढ़ सके। तो मुझे लग रहा है कि कुल मिला के बड़ा अच्छा और सफल दिशा में यह जा रहा है, और पाकिस्तान को बड़ा एक स्पष्ट संदेश मिल रहा है कि आप वॉक द टॉक करके दिखाओ ब्रिक्स से पहले, वरना ब्रिक्स में हो सकता है कि उसके खिलाफ प्रस्ताव भारत लेकर आ जाए। ये बहुत अहम बात है। और हिंदुस्तान और चीन अगर करीब आ रहे हैं तो ये तकलीफ भी सबसे ज्यादा पाकिस्तान को इसकी होगी, और वो पूरी कोशिश करेगा अपने रणनीतिक प्रयासों से, अपनी हिकमत अमली के जरिए कि ये दूरी को बनाए रखा जा सके। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं और दुनिया भी समझ रही है और देख रही है, और चीन भी समझ रहा है कि हमारा साथ मजबूत किसके साथ बेहतर हो सकता है। तो एससीओ समिट में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और ये चीन की क़यादत वाला एक 8 रुकनी इकोनॉमिक और सिक्योरिटी ग्रुप है जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान भी जुड़े हैं। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी का वहां पर पहुंचना और वहां तमाम जो बड़े लीडरान हैं उनसे सीधे बातचीत करना बहुत अहम माना जा रहा है। दो बड़ी आलमी ताकतें चाइना और रशिया के साथ जिस तरह से हमारे ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज हो रहा है, एक नई गर्मजोशी का आगाज हो रहा है, वो आगे आने वाले दिनों में उसके असर भी दिखेंगे। इस पर हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ जेके त्रिपाठी साहब हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं। इस वक्त मेरे साथ मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव साहब हैं, और जो कि डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर गुलरेज शेख साहब हैं, स्पोक पर्सन हैं भारतीय जनता पार्टी के। मोहम्मद अफजाल साहब हैं, नेशनल कन्वीनर हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। और मेरे साथ अनुराग वर्मा जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर मेरे साथ हैं। मैं एक बार फिर सर आपके पास आना चाहूँगा, फिर मैं अफजाल साहब के पास और अनुराग जी के पास भी जाऊँगा। त्रिपाठी साहब, मैं सर आपसे जानना चाहूँगा, तेल को लेकर के, ऑयल को लेकर के भी हिंदुस्तान एक नई रणनीति पर काम कर रहा है। हम ओपेक ममालिक से जो कि तेल पूरी दुनिया को बेचते हैं, अपनी शर्तों पर, अपनी दरों पर हम मजबूर हैं उनसे खरीदने के लिए, उनकी शर्तों पर।
उनके भी खिलाफ या उनकी जो दादागिरी है या उनकी जो एक तरफा वहां पर जो दादागिरी है उसके खिलाफ हम भी अपने आप में एक मंच बनाने की कोशिश करें, क्योंकि हम ही सबसे ज्यादा खरीदते हैं, हम हो गए, चाइना हो गए। क्या उस दिशा में काम किया जा रहा है और ये मंच उसमें कितना कारगर साबित होगा? देखिए, कुछ अर्सा पहले चीन ने पेशकश की थी कि चीन सबसे बड़ा इंपोर्टर है तेल का, उसके बाद हिंदुस्तान है। चीन ने पेशकश की थी कि हम ओपेक देशों की दादागिरी और उनके शर्तों पर तेल खरीदने के बजाय अगर हम अपना एक कार्टेल बना लें, हम अपना एक इदारा बना लें जिसमें हम कहें कि हम तो इसी दर पे तेल लेंगे, तो ओपेक कंट्रीज भी मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि उनके प्रोडक्शन का ज्यादा नहीं तो हम ईरान से खरीदेंगे सस्ता तेल, ईरान से खरीदेंगे और भी हम वेनेजुएला से, और आज भी अमेरिका के इतने दबाव के बावजूद भी हम ले रहे हैं जी। हाँ, नजरअंदाज किया उसको। बिल्कुल, ये चीज इस दिशा में भी हमें काम करना चाहिए, और इससे ये होगा कि एक भारत और चीन आपस में सहयोग करने के नए आयाम, नए प्लेटफॉर्म पाएंगे और उससे एक दूसरे को समझने में ज्यादा मदद मिलेगी। तो ये जो संगठन है एससीओ, ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। वही बड़ा वजीर आजम नरेंद्र मोदी उस हिकमत अमली पर काम करें, और शुरू से उन्होंने इशारे देने की कोशिश की थी अनुराग जी कि अगर हम दो बड़ी ताकतें एक हो जाएं तो हम दुनिया का बहुत मुस्तैदी से सामना कर सकते हैं, जो दुनिया के दबाव होते हैं उससे निमट सकते हैं। चाइना तो है ही अपने आप में बड़ा मुल्क है और वो मुकाबला भी कर रहा है बहुत सी बातों में। ऐसे में अगर हम उनके साथ, क्योंकि हमारा एक लंबा उनसे खिंचाव रहा और इसका दूसरों ने फायदा उठाया, पाकिस्तान ने भी बहुत फायदा उठाया चाइना से अपनी नजदीकी करके। अगर हम इस तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि वजीर आजम जब अहमदाबाद में झूला झुलाते हैं चीनी सदर को, तो पूरी हिंदुस्तान में विपक्षी पार्टियां तनकीद का निशाना बनाती थी कि आप चीन के सदर को झूला झुला रहे हैं और चाइना डोकलाम करता है, आपने क्या हासिल किया। तो आज जो कुछ दिख रहा है, जो नतायज अब धीरे धीरे आने लगे, वो वही उसी झूला झुलाने का असर है। तो ये बहुत दूरदर्शी सोच थी जो उस समय सोच ली थी वजीर आजम ने। शायद समझ में आता है कि हमें क्या कुछ उनसे मिलने जा रहा है, और हम दोनों अगर एक हो जाएं तो आधी दुनिया तो हमारे साथ है। देखिए, चीन इस मामले में बड़ा व्यापारिक दृष्टिकोण से बड़ा समझदार देश है। उसे ये पता है कि भारत कितनी बड़ी मार्केट है और भारत का आने वाले समय में कितना बड़ा रोल होने वाला है, वर्ल्ड के पूरे दुनिया के जो मामले हैं उनमें भारत का क्या रोल होने वाला है। तो चीन इस चीज को भांप के वो भारत से अपने संबंध खराब नहीं करेगा। लेकिन एक चीज और भी है, पाकिस्तान से उसको अभी तुरंत कुछ फायदे मिलने हैं, जो उनके अपने सड़क बननी है, कुछ जो ग्वादर बंदर का है, उस टाइप से उसको थोड़ा सा जो भी फायदा है वो ले रहा है, और पाकिस्तान उसको इन रिटर्न मेरे ख्याल से गधों के अलावा कुछ भी नहीं दे सकता, जो शायद जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो ये एक उनका जो रिश्ता है, वो जो चाइना है वो सिर्फ देने के लिए है, वो उसे कुछ हासिल नहीं है। जबकि हिंदुस्तान से जो भी रिश्ता बनना है वो गिव एंड टेक का है। एक उसको क्या कहेंगे कि वो आपस में एक बराबर दो ताकतवर देश बैठ के एक दूसरे के नफे और नुकसान की बात कर सकते हैं। वो पाकिस्तान में नहीं, वो पाकिस्तान को सिर्फ चैरिटी कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं भारत के दृष्टिकोण से हमें भी ये सोचना समझना चाहिए की जरूरत है कि चाइना अगर हमसे अच्छे संबंध की बात कर रहा है तो वो हमारी स्ट्रेंथ को देख के और हमारी स्ट्रेंथ को समझ के हमसे लॉन्ग टर्म रिलेशन रखना और अगर बात करें मोहम्मद अफजाल साहब, तो इसमें पॉलिटिकल विल भी बहुत बड़ा किरदार निभाती है। आपका लीडर कैसा है वो देखा जाता है, आपका लीडर किस नौयत का है, उसकी कितनी ताकत है और किस तरह की वो सोच रखता है, ये भी बहुत फर्क डालती है। आज अगर दुनिया हमारे पास आ रही है या दुनिया हमें बुला रही है तो सिर्फ इसलिए कि हमारे पास मजबूत सरकार है, मजबूत लीडर है, ये बहुत बड़ा फर्क डालता है। एक्चुअली हमारे देश के प्रधानमंत्री वजीर आजम साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है वो इतनी इम्पोर्टेंट है कि आज कोई भी जो है अगर उनकी तरफ देखता है तो वो ये जानते हैं एक ताकतवर इंसान से हम बात कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान का मुकाबला अगर हम कहें तो अमेरिका से किसी तरह से भी कम नहीं है। आप देखिए जो एससीओ जो है, मेरा ये मानना है आगे चलकर ये कहीं ना कहीं नेटो के मुकाबले पर एक बड़ी ताकत बनने जा रहा है, मेरा ये मानना है। और उसके लिए जो जिस तरह से रशिया, चाइना अगर ये उनसे मुकाबला करना चाहते हैं, अगर अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना चाहते हैं, और उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत जो आप सब लोगों ने कहा कि पेट्रोल जो है वो एक बड़ा उसके अंदर असरअंदाज हो रहा है, और इसमें ईरान
जो और चाइना और कहीं ना कहीं अपना रशिया, ये सब लोग इतना बड़ा किरदार अदा करने वाले हैं। अगर ये मजबूती के साथ एक साथ खड़े हो जाएंगे, अब इनके पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर ये सब लोग इकट्ठे नहीं होंगे, पाकिस्तान तो वहां पे कोई मायने नहीं रखता, उसकी कोई औकात नहीं है। वो तो भीड़ का कटोरा ले खड़ा हुआ है कि जो भी आया भाई मेरे को कुछ दे दो। वो तो सऊदी अरबिया और सब जगह जा रहा है कि भाई मेरे को कुछ दे दो, पैसा दे दो मेरा। उसको बेचारा रात को प्राइम मिनिस्टर जो वजीर आजम रात को 12 बजे उठ के जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, संदेश देता है कि हम किसी को नहीं बख्शेंगे। इससे ज्यादा दहशत का हालात पाकिस्तान के अंदर और क्या हो सकते हैं। और जिस इकोनॉमिकली जो वो जिस तरह से डूब रहा है, और मैं आपको सच बता रहा हूं कि इस वक्त पाकिस्तान 6 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा अगर, और बदअमनी का शिकार होने वाला है। ये मैं आपको आज से पेशिन गोई करके जा रहा हूं। और ये एससीओ अगर जो कामयाब होगा तो ये जो मैंने बड़े मुल्क बताए, ईरान और कहीं ना कहीं अफगानिस्तान भी उसका थोड़ा सा हिस्सा है, क्योंकि ईरान जो है ये एक रास्ता है। और ये जितने भी जो सोवियत यूनियन से जितनी भी आज़ाद हुए हुए जो ये उज्बेकिस्तान है और तुर्कमेनिस्तान है और ये जितना कजाकिस्तान है और ये सारे लोग जो है ना, ये सारे जो है इनकी रॉ में जो है ना एक ताकतवर मुल्क बनने वाले हैं। और इनकी मईशत भी, इनकी इकोनॉमी भी बहुत ताकतवर होने वाली है। ये बहुत बड़ा काम होने वाला है इसकी। मेरे पास वक्त कम है, मैं आपके पास आना चाहूंगा मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव साहब। मैंने जो बात इनके साथ अफजाल साहब के सामने रखी कि लीडरशिप का भी बड़ा किरदार होता है, और ये दोनों आलमी ताकतें अगर साथ हो जाए, हिंदुस्तान और चाइना, तो बड़ा असर डाल सकती है। देखो, ये आपने बिल्कुल ठीक बोला। भारत और चीन के बीच में एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। जहां पर आपने बताया कि अहमदाबाद के अंदर जब शी जिनपिंग आए तो एक इनफॉर्मल जो थी ट्रिप थी, मीटिंग थी, बॉडी लैंग्वेज उन दोनों की, शी जिनपिंग और मोदी की ऐसी थी कि केमिस्ट्री मैच कर रही थी। मगर फिर चाइना ने डोकलम किया, तो चाइना ने जब डोकलम किया तो डोकलम का जवाब इतने नजर मिला के दिया गया कि चाइना को नजर आ गया कि अब ये भारत 62 वाला भारत नहीं है, और उसको 2 कदम पीछे लेने पड़े। आप इस डोकलम से एक चीज सीखें कि संसार में ये बता दिया कि चीन के साथ कोई आंख मिला सकता है तो वो इंडिया है। और ये जो सेंट्रल अपनी जो साउथ एशियन स्टेट हैं, नेपाल, भूटान, जो छोटी छोटी देश हैं, उनको भी ये बता दिया कि हम आपके साथ हैं, चाइना आपको बुलडोज नहीं कर सकता। तो डोकलम एक बड़ा लेसन गया है पूरे वर्ल्ड में कि जो भारत आज बदला हुआ भारत है, और चीन को जवाब ईंट का पत्थर से देगा। और फिर चाइना ने किसी तरीके से पैर वापस मोड़े, और फिर उसने आप इस बात को करके इनफॉर्मल चैट में करना, वुहान हुआ, अब वो यहां पर आएंगे शी जिनपिंग, तो एक अच्छी बात है। हमारे पास 3-4 मुद्दे हैं जो चीन और भारत मिलकर कर सकते हैं। एक तो अगर अमेरिका के ट्रेड वार से आपको जूझना है तो दोनों देशों को और रशिया को मिलना पड़ेगा। दूसरा है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में भी कहीं ना कहीं वर्ल्ड में चीन और भारत को एक प्रकार आइसोलेट किया गया है कि भाई आप सबसे ज्यादा पॉल्यूटर हो, जबकि हमने बताया कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं इनका ज्यादा श्रेय है कि ये कंट्रीब्यूट करें और ये ज्यादा पोल्यूट करते हैं। तो वहां पर भी हमने चीन और भारत इकट्ठे मिलके कर सकते हैं, रशिया के साथ मिलके। तो एक प्रकार से जो आज की तारीख में चीन और भारत के प्रोफेशनल रिलेशन, मैं ये कहता हूं इनफॉर्मल नहीं, प्रोफेशनल रिलेशन होने चाहिए। ट्रेड के मामले में अगर हमारा ट्रेड डेफिसिट है, आने वाले टाइम में हमें इंप्रूव करना है, क्योंकि आज चीन को पता है कि भारत सबसे बड़ी मार्केट है और उसके आइटम को चाहिए। मगर भारत ने ये बताया है कि अगर ये मार्केट है तो आपके रिलेशन भी रियलिस्टिक होने चाहिए। आप जो रिलेशन पाकिस्तान के साथ लंबे कर रहे हैं तो आप समझाएं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है उसको बंद करें, तभी हमारे रिलेशन पाकिस्तान के साथ इंप्रूव हो सकते हैं। बहुत अहम बात। तो ये 14 तारीख तक के ये समिट चलने जा रही है, और देखते हैं आगे इस पर और क्या क्या बातें निकल कर सामने आती है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। लेकिन अच्छी पहल हो रही है, और आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान ने अपनी नीति, अपना रद्द-ए-अमल, अपनी प्रतिक्रिया साफ साफ देनी शुरू कर दी है कि इसमें कोई समझौता नहीं होगा, किसी भी लेवल पर समझौता नहीं होगा, चाहे हमें 7 घंटे लंबा सफर करना पड़े, लेकिन ना हम उन मुल्कों की जमीन का इस्तेमाल करेंगे, ना उनके आसमान का इस्तेमाल करेंगे। ये मैसेज है बहुत बड़ा दुनिया को, ये इंटरनेशनल बेइज्जती है पड़ोसी मुल्क को की, खास तौर से जो आतंकवादियों को पनाह देते हैं, आतंक को पनाह देते हैं। ये बड़ा मैसेज है, इस पर भी और डिस्कस होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप रहिए जी सलाम के साथ।